तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, क्योंकि हमारे देश में एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई है। इस संबंध में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है। कोरोना के मद्देनजर इस कानून को जल्द लाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर हेल्थ मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया है और ये याचिका दायर की है अश्विनी उपाध्याय ने। 5 जुलाई को इस मसले पर आगे की सुनवाई होगी। इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मोहम्मद हाजी सलीस जी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं जो कि पिटिशनर है इस मामले में। इफ्रा जान इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। मैं आगे बढ़ूं, आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट दिखाऊं उससे पहले इफ्रा, मैं 2 टूक पूछ रहा हूं। मेरा सवाल बड़ा साफ है, क्या देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के लिए देशव्यापी कानून बनना चाहिए, हाँ या ना? जी बिल्कुल बनना चाहिए दीपक चौरसिया जी, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन जो है ये हेल्थ के अंदर आता है और हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उन राज्यों के लिए आना चाहिए जिन राज्यों में पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वो हमको पता चलता है नेशनल पूरे देश में ही जनसंख्या बहुत ज्यादा है मैडम। इफ्रा जान जी, पूरे देश में ही जनसंख्या बहुत ज्यादा है मैडम। अगर अनऑफिशियल फिगर की बात की जाए तो हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। 150 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, जिसके पास 2% जमीन है। अनऑफिशियल फिगर जो है वो बीजेपी क्यों नहीं ऑफिशियल बना रही है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमारे देश के लोगों से डेटा छुपा रही है। बीजेपी हो जाएगा, 2021 में होनी है जनगणना, डिजिटल जनगणना होगी, हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। जिस दिन होगा जी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक ये लोग बार-बार चाइना की बात करते हैं दीपक जी, तो उन राज्यों में ये तो बीजेपी का चाइना और भारत की तुलना तो हो ही नहीं सकती। बीजेपी लोगों से चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है बहन जी। आप जो है देश के लोगों को सच्चाई नहीं बोल रही हो। चीन की तुलना चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल। एक मिनट मैं चाइना में बोलना चाहूंगा अमेरिका में पर डे 10,000 बच्चे चाइना का पेड़ थोड़ी देर रख लीजिए ना, मुझे एक बहुत जरूरी बयान दिखाना है, उसके बाद मैं आऊंगा। अश्विनी जी आप भी रुकिए, इफ्रा जी भी रुकिए। जनसंख्या नियंत्रण पर कैसे सियासत होती है, आपको एक बयान दिखाता हूं असदुद्दीन ओवैसी का, AIMIM के चीफ। उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा और किस जहनियत के साथ कहा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मैं आपसे कमेंट लूंगा कि क्या सोचते हैं आप इस बयान पर। अच्छा, अगर नहीं पैदा हो रहे तो एक नहीं ऐसा नहीं, अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है। देखो आप कितना हंस रहे इम्तियाज जलील। वो पान की दुकान का नाम क्या है? तारा पान शॉप। तारा का जाके 5,000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। हम तो बगैर पान खाए माशाअल्लाह। तो कितने मजाकिया तौर पर वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं और ये एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं ये बात कह के कि भाई जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, हम तो खुद सक्षम हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा इस बयान के बारे में असदुद्दीन ओवैसी के? मुझे आज तक असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी जवान जो बयान कभी भी सेकुलर तो लगता नहीं है, तो मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो हमेशा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं और कम्युनल बयान देते हैं, तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या हमेशा देखी गई है कि जो लोग कुपोषित होते हैं, जो लोग माल नरिश्ड होते हैं, जो लोग बहुत BPL बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, इन सारों में जनसंख्या वृद्धि की दर ज़्यादा होती है। हमें एक ऐसा इंप्रेशन लगता है मेडिकली कि जो कमज़ोर होंगे, जो भुखमरे होंगे, जो गरीब होंगे, उनमें जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। ये गलत है। जनसंख्या वृद्धि की रेट, बर्थ रेट जो है
ये देखा गया है कि जो लोग बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन या जो ज़्यादा कुपोषित हैं उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लाइफ का नियम होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा नंबर बढ़ाती है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो तरह से काम करना पड़ेगा। एक कि कानून बना करके जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, पार्लियामेंट से एक्ट पास करके इसे लाना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गरीबी को और कुपोषण को कम करना पड़ेगा। अगर दोनों डायरेक्शन से काम चलेगा तो जनसंख्या बेहतर कंट्रोल होगी। और जितने भी लोग पैनल में बैठे हुए हैं, इवन इफ्रा जान ने भी ये नहीं कहा कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है इस पैनल की कि किसी ने ये नहीं कहा कि जनसंख्या कंट्रोल पे कानून नहीं आना चाहिए। सबके अपने वर्जन है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, पर बात देश की है। देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए, सरकार कोई भी हो। और सरकार के पीछे छुप कर नहीं, इफ्रा जान उस पर राइडर्स लगा रही है कि उन राज्यों में हो जहां जनसंख्या ज्यादा होती है। भाई सवाल तो है, पूरे देश की जनसंख्या ज्यादा है, क्या कुछ राज्यों पर कानून लाने से अश्विनी उपाध्याय जी काम हो जाएगा? उसके बाद विवेक श्रीवास्तव। दीपक जी मुझे इस बात की ज्यादा खुशी, कम से कम इफ्रा जान तैयार तो हैं। ये मैं नहीं कह रही है, बीजेपी दीपक जी, संविधान जिन राज्यों में गरीबी ज्यादा है वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। अरे सुन तो लीजिए, सवाल हमसे है भाई, सवाल हमसे है, जरा जवाब तो सुन लीजिए, सवाल हमसे है, जवाब सुन लीजिए। दीपक जी, 1976 में सिर्फ लॉ को ला लेने से बात नहीं होती है। संविधान संशोधन हुआ था। दीपक जी, 1976 में नहीं, अरे दीपक जी ऐसे बहस नहीं होगी। दीपक जी, आपके दर्शकों को बात ही समझ में नहीं आई। इफ्रा जी प्लीज, सिर्फ अश्विनी उपाध्याय जी की जवाब। इफ्रा जी क्या हो जाता है आज, आपको क्या हो गया है? हर किसी के बीच में बोल रही हैं आप, ऐसे में आपकी बात नहीं पहुंचती है जनता तक। मुझे बार बार आपको ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी। दीपक जी, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी 42वें संविधान संशोधन में भारत में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था, और उसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शेड्यूल 7 में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। इसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकता है, लेकिन केंद्र सरकार का बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। और जनसंख्या विस्फोट, सुनिए 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। मेरी बात सुनिए आप इसमें। जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। अरे वो सब रुक जाएगा। आप एक मिनट थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैनेजमेंट की बात भी कर लीजिए। आपने चाइना की बात करी, ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। अश्विनी जी रुकिए, विवेक श्रीवास्तव जी क्या गलत कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय? मैं बता देता हूं ये क्या गलत और क्या सही है। आप कानून लाइए, सबके साथ डिस्कस करिए, लेकिन चौरसिया जी यहाँ समस्या कानून लाना नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन है। ये नोटबंदी लाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, गरीब लाइन में खड़ा होता है, अमीर आदमी के घर पे पैसा पहुंचता है। आप इतने बड़े देश में, अरे सुनिए पहले, अश्विनी जी सुन लीजिए, अश्विनी जी पहले सुन लीजिए जरा। अरे बाबा पहले सुनो, चाइना के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन जिस मॉडल पे जिस तरीके से किया गया, हिंदुस्तान में ये इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से करने के लिए आप सक्षम अभी नहीं है। तो डिबेट इसके इम्प्लीमेंटेशन में होनी चाहिए। आप तो चीन के समर्थक हैं। सुनना नहीं चाहते अश्विनी जी, आपकी समस्या ये है आप पढ़ के अश्विनी जी प्लीज कंक्लूड करने दीजिए उनको। आप दोनों की आवाज नहीं जाती ऐसे में, आप लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं। मुझे जरा 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। मेरा ये कहना है चाइना के अंदर तो 10 साल सजा होती है। अश्विनी जी आप कानून ले आइए, मैं समर्थन में खड़ा हूँ आपके। सुन लीजिए जरा। अरे भैया सुनो, कानून अगर आप लाते हैं, कोई भी कानून आप ले आते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके ऊपर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। कानून लाना क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी है आपकी पार्लियामेंट में, वो आसान काम है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, किस बेसिस में करेंगे, क्या मैन पावर लगेगा, इसके ऊपर कृपा करके सबसे डिबेट जरूरी है। चाइना के रिसोर्सेज से अपने को कंपेयर ना करें। वहां की मैन्युफैक्चरिंग, वहां का मैन पावर और पीएलए जो लगा हुआ है, उन्होंने जिस सिस्टमैटिक तरीके से इसको इंप्लीमेंट करा, इंडिया जैसे देश के अंदर जहां रिसोर्सेज और डिसिप्लिन है, आप इसे आना चाहिए। वहां पे विरोध करने पे गोली मारते हैं, आपको पता है ना विवेक श्रीवास्तव जी? वहां पर विरोध करने पर गोली मारी जाती है, विरोध करने पर कोई किसी को पता है ना? तो कभी उइगर मुसलमानों के लिए प्रदर्शन कर दीजिए करिए। आज मैंने वही ट्वीट लिखा है। इंडिया आने हिंदुस्तान भी डिसिप्लिन्ड हो, हम भी चाइना से आगे निकलेंगे।
इनडिसिप्लिन रहेंगे, कालाबाजारी करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर की तो गर्त में जाएंगे, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा इंडिसिप्लिन तो पॉपुलेशन कंट्रोल में, इसीलिए तो कानून बनाने की बात हो रही है। अनिला सिंह जी मुझे बताइए, अगर ये कानून आ भी गया जी, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? क्या ठीक है, अनिला सिंह जी को लेता हूँ। अनिला सिंह जी मुझे बताइए कि अगर ये कानून आ गया, मोदी सरकार इसको लेकर भी आ गई, तो क्या गारंटी कि कोई सेक्युलर सरकार इसको कोटा की तर्ज पे, टाटा की तर्ज पे खत्म नहीं कर देगी? दोनों रुक जाइए, अब दोनों की आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ अनिला सिंह की आवाज जा रही है। देखिए दीपक जी, ये आपने इतना अच्छा विषय आज उठाया हुआ है और ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इसमें 36 करोड़ की आबादी थी और आज जो है 136 करोड़ से भी ज्यादा की हमारी आबादी है। और क्यों नहीं इसके ऊपर कानून आ पाया, क्योंकि 37 से भी ज्यादा मेरे ख्याल से, नहीं तो 37 तो प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं पार्लियामेंट में, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कांग्रेस लेकर आई प्राइवेट बिल, फिर बीजेपी लेकर आई है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल नहीं चाहते रहे हैं, परंतु आप अपने पैनल पर भी देख रहे होंगे किस प्रकार से इसको मजहब का रंग दे दिया जाता है, इसके ऊपर राजनीति शुरू कर दी जाती है। जो मजहब का रंग इसको देना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, भारत में अभी भी 80% जो है ना वो हिंदू ही है। अगर जो लोग मुसलमानों की बात करते हैं तो वो याद रखें वो 15% है। तो जो कानून आएगा तो वो सबके ऊपर लागू होगा। 80% की जो आबादी है उसके ऊपर भी लागू होगा और 15% जो है उनके ऊपर भी लागू होगा और जो बाकी है उनके ऊपर भी लागू होगा। अभी ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो अश्विनी जी ने इनको ये करेक्ट कर दिया कि नहीं साहब, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। 42nd अमेंडमेंट जो है, जो 20A है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंड करके कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आ गए 1976 में और फरवरी 1977 से ये लागू भी हो गया था। तो बिल्कुल कानून इसमें बन सकता है, परंतु इतना ज्यादा इसको डिबेटेबल बना दिया जाता है, इतना ज्यादा इस पे मजहब का रंग ढक दिया जाता है कि कोई भी सरकार होती है वो डर जाती है कि भाई हम ये कदम कैसे उठाएं। पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे इंसेंटिव्स दिया जाता है, इसी बात को मैं लेकर हाजी साहब के पास चलना चाहता हूँ। अनिला जी रुकना होगा, आप 1.5 मिनट बोलिए, मैं सीधे इसी बात को हाजी साहब के पास ले जाना चाहता हूँ। हाजी साहब, आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को मजहब के साथ जोड़ देते हैं? आपका उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हम जब मुल्क की तरक्की और तामीर के ताल्लुक से कोई भी फार्मूला लेकर आएँ, उसको पार्टी के और मज़हब के ऊपर उठकर हमें देखना होगा। क्योंकि ये मुल्क को हम जब ये चाहते हैं कि यहाँ आबाद, जब मुल्क तरक्की करेगा तो यहाँ आबाद तमाम कौमें तरक्की करेंगी। अगर हम उन कौमों को तरक्की की मंजिलों से हमकिनार करना चाहते हैं और ये जज्बा रखते हैं कि भारत विश्व का गुरु बन करके दुनिया की क़यादत करे, तो हमें कहीं ना कहीं मजहबी टकराव से बचते हुए इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए जो बेहतर से बेहतर कवानीन हो उनको हम मुरतब करके यहाँ नाफिज करें। क्योंकि हमें ये नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ जो छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरह से सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमें सबको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हम, जब हमारा मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे, मुल्क तरक्की करेगा हम तरक्की करेंगे। हमें इससे मजहब से ऊपर हमें सोचना होगा। हिंदुस्तान एक सेकुलर जनतांत्रिक राष्ट्र है। हम किसी इस्लामी स्टेट, हम ना यहाँ किसी इस्लामी स्टेट में हैं ना किसी हिंदू राष्ट्र में हैं। हम हैं एक सेकुलर मुल्क में जो एक संविधान है हमारा, बिल्कुल सही कहा, लिमिटेड मजहबी आज़ादी है। उस मजहबी आज़ादी के हिसाब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा है, ये सबको सोचना चाहिए। और दूसरे हम बिरादरान वतन से गुजारिश करेंगे कि वो मुसलमानों को चिढ़ाने वाली बातें बंद करें। मुसलमानों में अगर कोई कमी है तो उस पर डिबेट करके उनकी इस्लाह की कोशिश करें। एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को चिढ़ा करके नफरत की बुनियाद पर कोई मुल्क की तामीर नहीं हो सकती है। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि हम सब भाई हैं, हम हिंदुस्तान। ओवैसी साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या फरमा रही? अनिला सिंह जी एक लाइन जोड़ना चाहती है। अनिला सिंह जी, पान खिलाकर आबादी बढ़ाने की देखिए, ओवैसी साहब जैसे लोग, देखिए ओवैसी साहब जैसे लोगों पर डिबेट जब करिए
ओवैसी साहब जैसे लोगों पर डिबेट जब करिए तो इंशाल्लाह उस पर भी ओपिनियन देंगे। ओवैसी साहब की भाषा हो चाहे विश्व हिंदू परिषद की भाषा हो, अगर दोनों नफरत की भाषा बोलने वाले लोग हैं तो दोनों हमें अस्वीकार हैंगे। ओवैसी साहब कोई हमारे नुमाइंदे नहीं हैंगे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के। सीधे डॉक्टर मिश्रा के बात चलूंगा। डॉक्टर मिश्रा क्या कहेंगे, क्या मुसलमानों के वोट का बंटवारा करते हैं? देखिए, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो लोग परिवार नियोजन को फॉलो करेंगे उनको एडिशनल सर्विसेज देनी चाहिए, एडिशनल सपोर्ट देना चाहिए। और उसके पहले जो बार बार मजहब का नाम आता है, मुझे लगता है कि पॉपुलेशन का कानून बनाने से पहले कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए जिससे सबको इक्वल राइट्स हो तो और इक्वल कानून इम्प्लीमेंट हो सके, तो शायद हम पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जब तक सिविल राइट्स कॉमन नहीं होंगे तब तक इस तरह की अपने धर्म के नाम पर लड़ाई होती रहेगी। उसको खत्म करने के लिए कॉमन सिविल कोड पहले लाएं, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल लाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहस में भाग लेने के लिए। लेकिन चलते चलते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मुल्क की तरक्की करनी है, अगर मुल्क को आगे ले जाना है, अगर हम चाहते हैं भारत एक सुपर पावर बने, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले इस समय में भारत एक महाशक्ति बने, तो आज से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में विचार करना हमको शुरू कर देना चाहिए। और 94% लोग मेरी इस बात से सहमत है। फिलहाल एक ब्रेक।